हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स, पहली बात क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। देखो, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये है ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें क्या है, हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द हीट एनर्जी एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ, छोटा छोटा करके लिखेंगे, बेसिक्स थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा। ठीक है, बेसिक्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोलोगे अगर पूछूं व्हाट इज इट, तो हम बोलेंगे ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, which deals with the relationship between heat and other forms of energy। ठीक है, अब वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, क्या है थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हीट। थर्मो का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब वी हैव टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड दीस थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, या इसके अलावा भी और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, अब जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो बेटा पहले तो हम फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो हमें फंसना नहीं है, फंसना बिल्कुल नहीं। ठीक है, विल स्टार्ट बाय द बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे। ठीक, हर तरह के क्वेश्चन इसमें करेंगे, पर एक शर्त एक ही है, कंडीशन एक ही है बेटा, जो लेक्चर देखोगे, जो भी वीडियोस आप यूट्यूब में देख रहे हैं, मेरे वीडियोस, ठीक है, मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो उनको देखिए सीरियल ऑर्डर में। ठीक है, हाँ, जिसने 12th कर लिया है, जो नीट की तैयारी कर रहा है या जेई की तैयारी कर रहा है, वो टॉपिक वाइज दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको पढ़ना है हेस लॉ, इस चैप्टर में आएगा, ठीक है ना, या उसको कुछ और पढ़ना है, बॉन्ड एनर्जी पढ़ना है या गिब्स एनर्जी पढ़ना है, तो वो टॉपिक से सर्च कर सकता है। बाकी जो 11th में बच्चे आए हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले थर्मोडायनेमिक्स, वो बिल्कुल लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे। ठीक, एग्रीड, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब इसमें हमें पढ़ना क्या होगा, इसमें हमें बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स में आता है, सबसे पहले टर्म आती है सिस्टम। ठीक है, अब पहले मैं इसकी एक एक अपनी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, आप कुकर में दाल बना रहे हो तो कुकर इज अ सिस्टम। ठीक है, आप मिल्क शेक बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, दैट इज अ सिस्टम। आप टेस्ट ट्यूब में काम कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब इज सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या है, वो पार्ट यूनिवर्स का जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बीकर। ठीक है, आप इस बीकर में आपने नीचे से कुछ आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, नीचे से अपनी हीट कर रहे हैं, तो ये पूरा बीकर आपका सिस्टम हो गया। ठीक है, हाँ, सपोज अब सिस्टम को देखो हम क्या कर सकते हैं कि हमने बोला इस बीकर के अंदर हमने एक और बीकर रख दिया और आप उसको क्या कर रहे हैं, वाटर के बाथ में हीट करा रहे हैं, वाटर के बाथ में हीट करा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है सिस्टम आपका ये हो, तो सिस्टम आप डिफाइन करोगे, यू विल डिफाइन व्हाट द सिस्टम इज। ठीक है, सपोज डॉक्टर किसी के लिवर में ऑपरेशन कर रहा है या कुछ कर रहा है, किसी के हार्ट में ऑपरेशन कर रहा है, दैट इज द हार्ट ऑफ द पेशेंट इज द सिस्टम फॉर द डॉक्टर। समझ में आया? तो सिस्टम क्या, वो पार्ट यूनिवर्स का जिस पे आप काम कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। उसके बाहर वाली चीज, दैट्स कॉल्ड सराउंडिंग्स। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो रिलेशनशिप पढ़नी है वो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग पढ़नी है। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आपको सिस्टम और सराउंडिंग, जो हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है, वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। तो हमें सिस्टम भी पढ़ना है, सराउंडिंग्स भी पढ़ना है। बट जो सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग समझ में आया, सराउंडिंग समझ में आया, सिस्टम के बाहर वाला पार्ट दैट्स कॉल्ड सराउंडिंग्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमने बोला हमें जो पढ़नी है वो हमें इमीडिएट सराउंडिंग्स पढ़नी है, इमीडिएट सराउंडिंग्स।
इमीडिएट सराउंडिंग्स का मतलब जैसे कुकर है, कुकर पे आप दाल बना रहे हो या टेस्ट ट्यूब में आप काम कर रहे हो, तो उसके एग्जैक्ट बाहर वाली चीज़, कुकर के एग्जैक्ट बाहर वाली चीज़, दैट्स कॉल्ड इमीडिएट सराउंडिंग। आप कुकर में दाल बना रहे हो, ठीक है, सपोज पाकिस्तान में क्या कहते हैं बहुत धूप पड़ रही है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आपका टेम्परेचर बहुत कम, तो उस सराउंडिंग, वो भी सराउंडिंग्स है आपके कुकर के लिए, पर उस सराउंडिंग से आपकी कुकर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो सराउंडिंग्स, मतलब जब हम सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज द इमीडिएट सराउंडिंग्स। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो अब मैंने ये बोला, ये हो गया मेरा सिस्टम, सपोज दिस बीकर इज अ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे। सिस्टम के बाहर वाली चीज, तो ये मेरे पास हो गया सिस्टम, और सिस्टम के बाहर वाली चीज होगी सराउंडिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो सराउंडिंग्स को अगर मैं बोलूं क्या लिखूंगा, सराउंडिंग्स को क्या लिखूंगा, पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system, other than system is called surroundings। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना बच्चों, वो इंपॉर्टेंट चीज है बाउंड्री। अब बाउंड्री है वो लेयर, ठीक है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। जैसे बीकर है, तो बीकर की ये जो लेयर है दैट्स कॉल्ड द बाउंड्री, ठीक है। तो अब आते हैं बाउंड्री के ऊपर। इसी चीज क्या है, BOUNDARY, बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, लेयर सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सराउंडिंग्स, तो हमने क्या बोला, वो लेयर जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री। एग्रीड? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब देखो, अब ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ए पार्ट रियल एंड इमेजिनरी, अब रियल बाउंड्री क्या, वो बाउंड्री जो रियली एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फिजिकल लेयर बोल सकते हैं आप इसे। फिजिकल लेयर को आप बोल सकते हो कि इट इज अ रियल बाउंड्री, ठीक है। आप सब बोलेंगे सर फिजिकल लेयर क्या, जैसे रूम, इसकी 4 वॉल्स, ये क्लासरूम है मेरा, इसकी 4 वॉल्स, राइट। तो अब मैं क्या बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर मुझे बोला जाए तो मैं बोलूंगा वॉल्स ऑफ अ रूम, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला जो मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूं, बाउंड्री को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल क्या, ठीक है, जो कि फिजिकली प्रेजेंस हो, जैसे वॉल्स ऑफ अ रूम, ठीक है। और इमेजिनरी क्या, हमने बोला इनविजिबल सेपरेशन। क्या बोला, इनविजिबल सेपरेशन। अब इनविजिबल सेपरेशन किसके बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने बोला, अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दो उसका, मैंने बोला ओपन बीकर। अब ओपन बीकर में क्या है, यहां देखिए ये ओपन बीकर है, ओपन बीकर है, ये बाउंड्री है, ये तो रियल है, पर ऊपर वाला पोर्शन में हमने कुछ नहीं करा था। ये क्या हुई, ये इमेजिनरी बाउंड्री, कि भैया यहां तक है, यहां तक आपका लिक्विड प्रेजेंट है या कुछ भी प्रेजेंट है, तो आप इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हो, दैट इज सिस्टम, ठीक है। इसके और सराउंडिंग्स के बीच में ऊपर से कोई रियल लेयर नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड द इमेजिनरी बाउंड्री। इनविजिबल सेपरेशन जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है तो हम बोलेंगे क्या, इमेजिनरी बाउंड्री। और जब रियल होता है, जैसे मैं इस रूम में हूं, इसकी 4 वॉल्स है, ठीक है, मैं डोर के थ्रू बाहर निकलूंगा, तो ये जो वॉल्स है, ये इस रूम को बाहर से, इसके बाहर वाले एटमॉस्फेयर से अलग कर देंगे, दैट्स कॉल्ड रियल बाउंड्री। इमेजिनरी, ठीक है, जिसको हम मान लेते हैं कि भैया यहाँ तक सपोज मेरा लिक्विड है विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके बाहर जो है दैट इज सराउंडिंग्स है, तो हमने इसको मान लिया इमेजिनरी बाउंड्री। चलो इतनी बात समझ में आ गई, नजर आ गया। पहला क्लासिफिकेशन नोट, बेटा ये नोट आप साथ साथ करेंगे, नोट्स आप साथ साथ बनाएंगे प्लीज, हाँ। और जहां जब मैं हटा देता तो आप क्या करेंगे, उसको पॉज करके, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड जो बाउंड्री का क्लासिफिकेशन है, मैं यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन आपको फटाफट दिखाता हूँ। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है दैट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल,
ठीक है। अब रिजिड क्या, बोलो, ठीक है, रिजिड क्या, इसकी होगी फिक्स डायमेंशन, रिजिड क्या, फिक्स डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है। अगेन वही बाउंड्री ऑफ अ रूम, बाउंड्री ऑफ अ रूम। और फ्लेक्सिबल क्या, बोलो, फ्लेक्सिबल क्या, फ्लेक्सिबल क्या, द डायमेंशंस कैन बी चेंज, डायमेंशंस कैन बी चेंज, ठीक है। अब बच्चे बोलते थे इसका एग्जांपल दो, बोलो बोलो इसका एग्जांपल दो, मैं दूं, बलून फुलाया, जब बलून बलून फुलाया आप लोगों ने, गुब्बारा, एक छोटा बच्चा फुला रहा है और एक आप फुला रहे हो, बड़े बच्चे हो आप, तो जब छोटा बच्चा फुला रहे है उसका मुंह बेचारे का छोटा सा है, वो कम हवा भर पा रहा है, तो उसका बलून इतना सा फुला, ठीक है। और आप ज्यादा सांस ले सकते हो, आप ज्यादा हवा भर सकते हो, तो आपका बलून ज्यादा फैला। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, बाउंड्री ऑफ बलून, BOUNDARY, बाउंड्री ऑफ अ बलून, बलून इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल सिस्टम। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। तो रिजिड क्या, फिक्स डायमेंशन होगी, और फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या, दैट कैन बी चेंज, जिसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, इसको हम और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस रूम की वॉल्स, ये जो वॉल्स हैं इसको चेंज ही कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड एग्जांपल, मतलब सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री, दैट कैन बी रिजिड, दैट कैन बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तीसरा, ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो क्या क्लासिफिकेशन क्या है, थर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो है डाइथर्मल, डाइथर्मल एंड एडियाबैटिक। मतलब जो बाउंड्री है उसको हम बोल सकते हैं द बाउंड्री कैन बी डाइथर्मल, ठीक है, दैट कैन बी एडियाबैटिक। अब डाइथर्मल क्या, वो बाउंड्री विच अलाउज हीट टू फ्लो, विच अलाउज हीट टू फ्लो, वो बाउंड्री जो हीट को फ्लो होने देगी, दैट इज डाइथर्मल, ठीक। और जो हीट को अंदर बाहर नहीं आने देगी, डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो, डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो, दैट इज एडियाबैटिक, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आपको बताइए, कोई भी मेटल कंटेनर ले लो, कोई भी मेटल कंटेनर ले लो, ठीक है, और इसका एग्जांपल आपको पता है थर्मस फ्लास्क, आप थर्मस फ्लास्क, ठीक है, एडियाबैटिक, मतलब उस थर्मस फ्लास्क की जो लेयर, उसमें अगर आप चाय डाल के रखते हो, टी डाल के रखते हो, तो वो जल्दी से ठंडी नहीं होगी, तो हम उसको मान के रखते हैं कि ये भैया ये इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड, इंसुलेशन का मतलब पता है ना, पहला दिमाग समझ में आ गई। तो अभी क्या पढ़ा बच्चों, हमने समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पहले पढ़ा कि व्हाट थर्मोडायनेमिक्स इज, क्या पढ़ना है इसमें हमने, तो क्या पढ़ना है बच्चों हमने इसमें, हमने हीट एनर्जी और अलग अलग टाइप्स की एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, पहली बात। फिर हमने पढ़ा हमने करना क्या है, हमने बोला हमने सिस्टम पढ़ना है, सिस्टम क्या, वो पार्ट यूनिवर्स का जिस पे आप काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड सिस्टम, उसके बाहर वाला पार्ट दैट्स कॉल्ड सराउंडिंग्स, ठीक है। फिर मैंने बोला जो लेयर होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, वी कॉल इट अ बाउंड्री। अब बाउंड्री को हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया, पहला अभी मैंने तीसरा लिखा है, पहला रिजिड एंड इमेजिनरी, दूसरा सॉरी रियल एंड इमेजिनरी, सेकंड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो सकती है, और तीसरा डाइथर्मल और एडियाबैटिक बाउंड्री हो सकती है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया या नहीं आया, आया, डिटेल में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स, सबसे ज्यादा पढ़ेंगे हम बेसिक्स ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिस्टम का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम सिस्टम को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, इसको क्लासिफाई, सिस्टम को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, सिस्टम को। चलिए आ जाते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं सिस्टम, सिस्टम क्या अभी पढ़ा, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सिस्टम को हम दो पार्ट्स में, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ exchange of, on the basis of exchange of
हीट एंड मैटर, ठीक है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है बच्चों। तो सिस्टम को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड मैटर। तुमने बोला भैया पहला इसके अंदर आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या, ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज करता है। क्या बोला मैंने, एक्सचेंज बोथ हीट एंड मैटर विद सराउंडिंग्स। ठीक है, तो क्या करेगा, हीट और मैटर सराउंडिंग्स के साथ दोनों एक्सचेंज करेगा, तो हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज किसी बच्चे का एग्जाम है, ठीक है, उसने मम्मा को बोला मम्मा मैं सुबह 3 बजे उठूंगा तो प्लीज आप मुझे चाय पिला देना। अब मम्मा सुबह 3 बजे उठी, उस बच्चे के लिए चाय बनाई। अब वो बच्चा, मम्मा ने चाय रखी कि बेटा उठ जाना, बच्चे ने थोड़ी देर किया मम्मा उठ रहा हूँ अभी, और वो चाय ठंडी हो गई। मम्मा सुबह फिर 6-7 मॉर्निंग में आई 7 बजे, चाय कितने बजे बनाई थी, 4 बजे कि बच्चा उठ के पढ़ेगा। अब बच्चा तो सो रहा है, तो क्या हुआ, मम्मा को भरोसा था कि यार बच्चा उठेगा और बच्चा चाय पिएगा। मम्मा ने वैसे छोड़ दी चाय को ऐसे रख के, और बच्चा 7 बजे तक सोता रह गया। तो क्या हुआ, वो चाय थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, और उसमें क्योंकि वो गर्म चाय थी तो कुछ इवेपोरेशन भी हुआ होगा, तो मैटर भी एक्सचेंज हुआ, ठीक है, और हीट भी एक्सचेंज हुई। हम बोलेंगे इसका एग्जाम्पल क्या, ओपन कप ऑफ टी, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या हुआ, अगर कोई सिस्टम हीट और मैटर सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज कर रहा है उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। बी पार्ट क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंजेस ओनली हीट किसके साथ, विद द सराउंडिंग्स, बट नॉट मैटर। मतलब हीट तो एक्सचेंज होगी पर मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। एग्जांपल क्लोज्ड कप ऑफ टी। सपोज मम्मी अगले दिन फिर आई चाय लेके, और मम्मी ने बोला यार ये तो बेटा तो कल सोता रहेगा ना, या बेटी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। तो मम्मी ने ढक के रख दिया, बेटा फिर सोता रहा, तो क्या होगा, इस बार चाय तो ठंडी होगी पर इवेपोरेशन नहीं हुआ क्योंकि ऊपर से क्लोज थी। इस बार क्या हुआ, सिर्फ हीट एक्सचेंज हुई, ओनली हीट एक्सचेंज हुई, बट मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। इसी का सी पार्ट यहाँ पे लिख दो बच्चों, इसको भी पढ़ दे, ठीक है। सी पार्ट है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, नो हीट और मैटर, exchanged with the surroundings, मतलब क्या, सराउंडिंग्स के साथ कोई हीट और मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, तो हम इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। मेरे ख्याल से पहला आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल थर्मस फ्लास्क अभी पढ़ा था, थर्मस फ्लास्क है ना बेटा, इसमें चाय गर्म रहती है, तो ऑब्वियसली बात है 2 दिन अगर मम्मी ठंडी चाय ले जाएगी तो तीसरे दिन तुम क्या करेंगी, भरोसा नहीं है बच्चे के ऊपर, 2 दिन बच्चे ने धोखा दे दिया, तो मम्मी क्या करेगी, तीसरे दिन मम्मी चाय को थर्मस फ्लास्क में रखेगी कि बेटा अगर चंद 1 घंटे बाद भी उठेगा तो कम से कम चाय तो गर्म रहेगी, है ना बच्चों। तो ये हो गया मेरा पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर। मैंने सिस्टम को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, पहला ओपन, दूसरा क्लोज, तीसरा आइसोलेटेड, ठीक है। अब जो मेरे पास दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ये हो गया बच्चों, इसको डाल दो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन पे ये आपको ने पहले भी पढ़ रखा है कई जगह, ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। हम सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले को बोलते हैं होमोजीनियस, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, और दूसरे को क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होगा, बोलो, होमोजीनियस में बेटा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, सबको पता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से थिक या कहीं से थिन है सिस्टम,
एक जैसा होगा। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑयल को पानी में मिलाते हो तो दो सेपरेट लेयर बन जाती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि दैट इज अ होमोजेनियस सिस्टम, वो क्या हो गया, वो हेटेरोजेनियस सिस्टम हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और सिंगल फेज होता है। क्या होता है, सिंगल फेज, जैसे प्योर सॉलिड, ठीक है, या प्योर लिक्विड, इसको बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम। हेटेरोजेनियस सिस्टम में क्या होता है, ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अभी बताया था ऑयल एंड वाटर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, टू और मोर फेजेस आर प्रेजेंट, टू और मोर फेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे आइस क्यूब इन वाटर, आइस क्यूब इन वाटर। तो मेरे ख्याल से आप सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इसका ये बेसिक्स चल रहा है सारा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें आता है, जो ड्रॉपर्स बैच में बच्चे होते हैं। नहीं बेटा, ये जरूर पढ़ना है, बेसिक्स के बिना आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ सकते। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं इनके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके बिना आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ सकते, आप आगे जाके फंस जाएंगे। क्योंकि अभी आप आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इनमें अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे जाके फंस जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम थर्मोडायनेमिक्स की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले था इसमें का प्रॉब्लम, ठीक है, तब सेकंड पार्ट में आते हैं वीडियो के। ठीक, चलिए बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। हम कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ लिया, बाउंड्री, अलग अलग तरह की बाउंड्री क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ना। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में हम पहले बोलते हैं, सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, ठीक है, ये वो प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, ये वो प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या, जो बल्क ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, बल्क ऑफ सिस्टम। बल्क का मतलब, ठीक है, डिपेंड अपॉन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और बल्क ऑफ द सिस्टम। हमने बोला ये वो प्रॉपर्टीज है जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि बल्क ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने बोला कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है ना, मतलब सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सिस्टम ही पढ़ना है। अब बल्क ऑफ द सिस्टम यानी कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के मैं दो हिस्से करता हूं, ठीक है। अब दो हिस्से कौन कौन से, एक को मैंने बोला इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है आई, ट्रिक याद रखना आई, और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इसकी ट्रिक है ईडी। आई का मतलब इंटेंसिव, आई का मतलब इंडिपेंडेंट। क्या बोला, आई का मतलब, ये ट्रिक है, इसकी ट्रिक है ये TRIC ट्रिक। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है विच आर इंडिपेंडेंट। दूसरा पहला आई है इंटेंसिव के लिए, और जो दूसरा आई है वो इंडिपेंडेंट के लिए, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और ये E का मतलब एक्सटेंसिव और D का मतलब डिपेंडेंट। D ढंग से बनाया था, तो हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट। अब देखो बेटा क्या है, अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। हमने बोला ये क्या क्या है, अब इंडिपेंडेंट कैसे, चलो देख लेते हैं। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा इसको। टेम्परेचर, ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। मैंने बोला टेम्परेचर, आपने, और यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम, मास भी और वॉल्यूम भी। अब देखो एक गिलास पानी है, ठीक है, उसका कुछ मास है, सपोज है 200 ग्राम, मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हो सकता है 50 ग्राम हो गए, 150 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, तो मास अलग अलग हो जाएगा। 50 ग्राम पहले कितना था, 200 ग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक का 50 ग्राम है पानी का और दूसरे का 150 ग्राम, तो अमाउंट चेंज हुआ, मास चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है, पर टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर भाई एक गिलास पानी था, 200 ग्राम उसका मास था, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था सपोज। और जब मैं उसके 2 अलग अलग हिस्से करूंगा तो टेम्परेचर तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है, मास चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी कि दे डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बट टेम्परेचर पहले भी 27 था, अब दोनों दो पार्ट जो कर दिए उनका टेम्परेचर भी 27 है, 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और मास वॉल्यूम डिपेंड करते हैं, इसलिए बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और डेंसिटी, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, हम बोलेंगे सर कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आप बोल रहे हो कि ये इंटेंसिव, हाँ भाई, मोलारिटी क्या होती है, व्हाट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम भी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पर मोलारिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बोलोगे सर कैसे, चलो भी सिखाते हैं, ठीक है। और क्या आएगा इसके अंदर, पहले इसको कर लेते हैं, विस्कोसिटी, अभी पढ़ा, कुछ दिन पहले पढ़ा था विस्कोसिटी, है ना। तो विस्कोसिटी चाहे 200 ग्राम शहद हो चाहे 500 ग्राम शहद हो, विस्कोसिटी तो सेम ही रहेगी, समझ, ठीक है। पीएच, पीएच भी सेम रहेगा। स्पेसिफिक हीट, जहां पर स्पेसिफिक लग गया ना समझना इंपॉर्टेंट है, और जहां मोलर लग गया वो इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, समझ आ रहा है। ऐसे ही मैंने बोला मोलर, जहां पर लग गया मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर हीट कैपेसिटी, जहां स्पेसिफिक वर्ड लग गया और जहां मोलर वर्ड लग गया, ये आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जहां स्पेसिफिक वर्ड लग गया और जहां मोलर हीट वर्ड लग गया, ठीक। स्पेसिफिक हीट, हीट नहीं बोला, स्पेसिफिक हीट बोला, हीट कैपेसिटी नहीं बोला, मोलर हीट कैपेसिटी बोला। तो जहां पे स्पेसिफिक वर्ड लग जाएगा और मोलर वर्ड लग जाएगा तो वो ये ट्रिक्स है सारी, तो वो हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे समझ में नहीं आएगा, वैसे लर्न नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है, स्पेसिफिक लगा, अगर सिर्फ हीट होता, हीट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, हीट डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट नहीं डिपेंड करेगा। भाई स्पेसिफिक हीट पानी का कांस्टेंट होता है, सबको पता है, हर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, क्यों होता है। अब भाई जब पानी तुम 1 ग्राम लो चाहे 2 ग्राम लो चाहे 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट तो 1 ग्राम, मतलब
उस सब्सटेंस का उस अमाउंट में निकलेगा, तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने मोलर हीट कैपेसिटी, अब मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी देखो मोलर वर्ड जहां लग गया ना, मोलर एंथैल्पी, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लिख लो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आई एम सॉरी, इंटरनल एनर्जी, जितना आपको थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ना है ना, इंटरनल एनर्जी, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, वर्क भी एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंथैल्पी अभी पढ़ोगे चैप्टर में, एंट्रोपी अभी पढ़ोगे, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जहां मोलर लग गया, अब देखो यही मैं सिखा रहा हूं, एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी, ठीक है यार, इंटरनल एनर्जी, मोलर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। मेरी ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब इन टर्म्स को जरा देखते रहना, ठीक है। पहले मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, देखो ट्रिक याद कैसे करोगे आप, सर इतने सारी याद करने के लिए हो गया, सर हम कैसे याद करेंगे, सर इतना सारा हो गया तो याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे, हमें कैसे पता इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव क्या, हम तो वैसे ही कंफ्यूज है ना। तो एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक तो याद रख सकते हो, है ना बच्चों। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, बीपी, बीपी ऑफ, दिखाई दे रहा है, और नीचे लिखता हूं, बीपी ऑफ मिस्टर बीसी डिक्रीजेस, DECREASES when he sees तब्बू, याद रख सकते हो, बीपी और मिस्टर बीसी डिक्रीजेस व्हेन ही सीज तब्बू, बोलो हाँ या ना। अब बीपी से पहला बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टी से पीएच एंड प्रेशर, इसका एफ से फ्रीजिंग पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है। एम से वर्ड आ गया मोलर, अब मोलर में जितनी चीजें आ गई, MOLAR मोलर, अब मोलर को मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं, मोलर जहां आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, ये सब समझ में आ रहा है। आर से आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना आसान याद करना, बीपी ऑफ मिस्टर बीसी डिक्रीजेस व्हेन ही सीज तब्बू, ठीक है। अब बी से क्या है, वेपर डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, वेपर डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ठीक है। सी से जितनी कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलारिटी, मोलालिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स डिक्रीजेस, डी, समझ में आ रहा है, 11 में बच्चों समझ में, डी। तो अब इसमें डी से है डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये याद करने का तरीका देखो, व्हेन ही को छोड़ दो, इससे कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं आती, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सीज, सी का एस उठा लो, सीज का एस उठा लो, ठीक है। एस से आगे मेरा जितनी भी स्पेसिफिक है, जितनी भी स्पेसिफिक चीजें होंगी, स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक हीट होगी, एंड यहाँ पे एक और लिखा हूं सरफेस टेंशन, समझ में आ गया।
तो सीरीज के एस से हो गई स्पेसिफिक हीट एंड सरफेस टेंशन, समझ में आ गया। ई से हो गया ईएमएफ, इस ई से हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में आ गया। और लास्ट है टी, टी मतलब तब्बू, तब्बू का टी, टी का मतलब टेम्परेचर। ये सारी हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले वाला इतनी बार समझ में आ गई तो कितना आसान है ना इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को फाइंड करना। बच्चों वाली कहानी सुना दी आपको, बीपी और मिस्टर डीसी डिक्रीजेस व्हेन ही सीज तब्बू, कितना आसान आया। तो एक्सटेंसिव समझ में आ गया कंसेप्ट। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दिस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या इंटेंसिव, उसकी ट्रिक है आई आई रखो, आई आई मतलब आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट, किसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ईडी, ई मतलब एक्सटेंसिव, डी मतलब डिपेंडेंट, किस पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मैंने आपको ये बताया ये कैसे है, जैसे एक ट्रिक है स्पेसिफिक और, अब मेरे ख्याल से एक्सटेंसिव इंटेंसिव मेरे ख्याल से कवर हो गया हो। आगे चलो, आगे चलो बच्चे, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, गुड। अब देखो एक चीज और है, ठीक है, क्या है एक चीज और, एक बड़ी चीज और सिखा देता हूं आपको। मैंने बोला एक्सटेंसिव जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव को फ्रैक्शन में रखते हो, डिवाइड करते हो, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे हमने भी पढ़ा मास एक्सटेंसिव है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ये भी कौन सी है एक्सटेंसिव, ये भी कौन सी है एक्सटेंसिव, पर इनको मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो गई इंटेंसिटी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स अभी बताया, डिपेंडेंट डी ईडी एक्सटेंसिव हो गई, एक्सटेंसिव पॉइंट वॉल्यूम एक्सटेंसिव, इन दोनों एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम को क्या बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या है कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म तो क्या हो गई इंटेंसिव हो गई। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। क्या लगा है आपने? आगे चला जाए, ऊपर वाला नोट कर लिया, वो तो मजेदार लग रहा होगा ना, है ना। अब ध्यान देना बीपी, समझ गया? बीपी मतलब क्या बॉइलिंग पॉइंट एंड पीएच एंड प्रेशर, ऐसे याद रखना है। तो सारा डायरेक्ट याद रख लिया, बाकी टर्म्स भूल गए। बीपी सर ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पीएच एंड प्रेशर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, पी फॉर पीएच एंड प्रेशर, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा ना बेटा। अब देखो एक चीज और, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है बच्चों एक्सटेंसिव इंटेंसिव डिपेंडेंट एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव सॉरी। और अभी क्या सिखाया था मैंने, जहां पे दो वर्ड लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, एक है स्पेसिफिक, अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक वॉल्यूम तो ये हो जाएगी इंटेंसिव, ठीक है। मोलर वॉल्यूम तो हो जाएगी इंटेंसिव, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए जहां स्पेसिफिक वर्ड लग गया, जहां मोलर वर्ड लग गया, जैसे मैंने बोला हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी होती है डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जैसे लग गया स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और याद रखा बच्चों ने, अब हमने बोला कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, अभी नोट एक और है, क्या है नोट, जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज
ये सारी इंटेंसिव है सर, ठीक है। दे आर नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव दे आर नॉन एडिटिव, इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। पर जब आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, दे आर एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो आवाज समझ में आई। अब याद रखना इसको हम उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज करेंगे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज करेंगे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें इंटेंसिव एक्सटेंसिव बहुत अच्छे से आ गया हो, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ अ फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों।